विहान राजवंशी की गिरफ्तारी और अवनी देवराज की जीत के कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ शांत लग रहा था, तब कहानी में एक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खन्ना टावर की 60वीं मंजिल पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन देवराज की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। विहान जेल में था, लेकिन देवराज के पास हर सुबह एक गुमनाम लिफाफा पहुंच रहा था। हर लिफाफे में अवनी की एक पुरानी तस्वीर होती थी, कॉलेज के दिनों की, जिसके पीछे सिर्फ एक ही तारीख लिखी होती थी, 15 अगस्त 2021। देवराज को याद आया, इसी तारीख को अवनी के पिता की रहस्यमयी मौत हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। अवनी गहरी नींद में थी। देवराज ने दबे पांव उठकर अपने प्राइवेट सर्वर को एक्सेस किया। उसे शक था कि विहान सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और है। अचानक अवनी के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन चमका। देवराज ने उसे खोला तो उसके होश उड़ गए। अवनी के ईमेल ड्राफ्ट में एक फाइल थी जिसका नाम था। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, ढूंढ लिया तुमने? देवराज बिजली की गति से पलटा। अवनी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो शाम को था। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था। अवनी, ये क्या है? देवराज की आवाज में पहली बार घबराहट थी। देवराज, तुम्हें क्या लगा? मिल्की, वो लड़ाई, विहान का हमला, वो सब मैंने प्लान किया था, अवनी ने शांति से कहा। विहान को पता भी नहीं चला कि वो मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे तुम्हें बचाना था, ताकि तुम मुझ पर अंधा विश्वास करने लगो। और आज तुमने मेरे पिता की फाइल्स को एक्सेस करके अपनी मौत की वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। पूरे टावर की लाइटें अचानक बंद हो गईं। रेड इमरजेंसी लाइटें जलने लगीं। इस टावर के नीचे जो बेसमेंट है, जिसे तुम अपना ट्रेजरी कहते हो, वहां मैंने 10 मिनट का टाइमर सेट किया है। अवनी उसके करीब आई और उसके टक्सीडो की कॉलर ठीक की। उसमें वो सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि तुमने मेरे पिता को मारा था। या तो तुम उस आग में जलोगे या दुनिया के सामने कातिल बनकर जाओगे। देवराज मुस्कुराया, एक ठंडी और डरावनी मुस्कान। तुम्हें लगता है अवनी कि मैं इतना कमजोर हूं? जिस ईमेल को तुम सबूत समझ रही हो, वो मैंने ही वहां प्लांट किया था, ताकि मैं देख सकूं कि तुम अभी भी मुझ पर वार करना चाहती हो या नहीं। अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रिमोट का बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिमोट की सेल मैंने शाम को ही निकाल दी थी जान। देवराज ने उसे दीवार से सटा दिया। अब असली खेल शुरू होता है। वह विहान नहीं था जो तुम्हें मारना चाहता था। वो तुम्हारी अपनी माँ थी, जो अब भी जिंदा है और इस शहर के दूसरे छोर पर मेरा इंतजार कर रही है। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ की मौत सालों पहले हो चुकी थी। सस्पेंस अब और गहरा हो गया था। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक लाल लाइट जल रही थी और बाहर तूफान शुरू हो चुका था। जैसे ही देवराज ने अवनी की माँ के जिंदा होने का जिक्र किया, कमरे का तापमान जैसे गिर गया। अवनी की सांसें थम गईं। उसे याद था कि उसने अपनी माँ की चिता को खुद आग दी थी। फिर देवराज ये सफेद झूठ क्यों बोल रहा था? अवनी ने देवराज का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में पागलपन था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपनी आंखों से उन्हें मरते देखा था। तुम मुझे कमजोर करने के लिए ये गंदा खेल खेल रहे हो। देवराज ने शांति से उसका हाथ हटाया और अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ पुराना कागज निकाला। वो अवनी की माँ के हाथ का लिखा एक आखिरी नोट था, जिस पर आज की तारीख की मोहर लगी थी। अवनी, जिसे तुमने जलाया था, वो तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि उनकी हमशक्ल एक नर्स थी जिसे विहान के पिता ने प्लांट किया था। तुम्हारी माँ पिछले 10 सालों से एक ऐसी जगह कैद हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और उन्हें वहां रखने वाला विहान नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने पिता थे। अवनी का सिर घूमने लगा। सस्पेंस की एक नई परत खुल रही थी। अगर उसके पिता ने उसकी माँ को कैद किया था, तो देवराज ने उसके पिता को क्यों मारा? तभी खन्ना टावर के सायरन गूंज उठे। सुरक्षाकर्मी अंदर भागते हुए आए। सर, बेसमेंट में कोई घुस गया है। वो कोई घुसपैठिया नहीं है, वो विहान राजवंशी है। वो जेल से भाग गया है। देवराज और अवनी एक दूसरे को देख रहे थे। अवनी को समझ आया कि वो जिस रिमोट को बेकार समझ रही थी, उसका असली कंट्रोल विहान के पास था। अवनी, अगर तुम्हें अपनी माँ को जिंदा देखना है तो मेरे साथ चलो। देवराज ने अपना कोट उतारा और अपनी कमर के पीछे छिपी पिस्टल लोड की। विहान यहाँ हमें मारने नहीं, बल्कि अपनी आखिरी बाजी खेलने आया है। उसने तुम्हारी माँ को ढाल बना लिया है। वे दोनों लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे भागे। पूरा टावर एक भूल भुलैया बन चुका था। बिजली बार बार कट रही थी। जैसे ही वे 10वीं मंजिल पर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं के बीच से विहान की आवाज आई। वो हंस रहा था, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। देवराज, अवनी, स्वागत है। आज फैमिली रियूनियन का दिन है। हॉल के बीचों बीच एक व्हीलचेयर पर एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा सफेद नकाब से ढका था। उसके शरीर पर बम बंधे हुए थे। विहान अंधेरे से बाहर निकला। उसका आधा चेहरा जल चुका था। अवनी, इसने देवराज तुम्हें सच बताया? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को कैद किया था क्योंकि वो देवराज के खानदान का राज जानती थीं, और देवराज ने तुम्हारे पिता को इसलिए मारा ताकि वो राज हमेशा के लिए दफन रहे।
अवनी अब बीच में खड़ी थी। एक तरफ उसका रक्षक देवराज था, जिस पर वो अब यकीन नहीं कर पा रही थी, और दूसरी तरफ विहान था, जिसने उसकी मां की जान दांव पर लगा दी थी। राज क्या है देवराज? अवनी की आवाज कांप रही थी। देवराज ने अपनी बंदूक विहान पर तान दी। राज ये है अवनी कि तुम और मैं, हम दोनों एक ही खून के हैं। हम दुश्मन नहीं, हम एक ही विरासत के दो हिस्से हैं जिसे तुम्हारे पिता मिटाना चाहते थे। विहान ने ट्रिगर पर उंगली रख दी। गलत। राज ये है कि अवनी के पिता ने नहीं, बल्कि देवराज ने खुद तुम्हारी मां को 10 साल पहले गायब किया था। अवनी ने पास पड़ी एक कांच की सुराही उठाकर जमीन पर पटकी। वह टूटकर एक हथियार बन गई। उसने वो कांच देवराज की गर्दन पर रख दिया। सच क्या है? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी झूठ बोला तो आज खन्ना टावर की इस 60वीं मंजिल से 3 लाशें नीचे गिरेंगी। उसी पल व्हीलचेयर पर बैठी औरत ने अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें अवनी से बिल्कुल मिलती थीं, लेकिन उन आंखों में ममता नहीं, बल्कि एक कातिलाना चमक थी। उसने धीरे से कहा, सब झूठ बोल रहे हैं अवनी। असली खेल तो मैंने शुरू किया था। व्हीलचेयर पर बैठी उस औरत की बात सुनकर कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। वो अवनी की मां सुमित्रा थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी अवनी को याद थी। उसकी आवाज में ममता की जगह एक बर्फीली ठंडक थी। सुमित्रा ने अपने शरीर पर बंधे नकली बमों की जैकेट को ऐसे उतार फेंका जैसे वो कोई साधारण कपड़ा हो। उसने खड़े होकर विहान और देवराज की ओर देखा, जो दोनों ही उसे देखकर स्तब्ध थे। मां, अवनी के हाथ से वो कांच का टुकड़ा छूट गया। आप जिंदा हैं? और ये सब क्या है? सुमित्रा धीरे धीरे अवनी की ओर बढ़ी। अवनी, तू हमेशा से जज्बाती रही है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तुझे क्या लगा देवराज और विहान जैसे लोग खुद से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे? नहीं, इन्हें पाल पोसकर इस मुकाम तक मैंने पहुंचाया, ताकि ये एक दूसरे को काटे और अंत में सत्ता मेरे हाथ में आए। विहान हकलाते हुए बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि अगर मैं देवराज को बर्बाद कर दूंगा तो आप मुझे अवनी और आधी जायदाद दे देंगी। सुमित्रा खिलखिलाकर हंसी। विहान, तुम हमेशा से एक प्यादे थे। और देवराज? उसने देवराज की ओर मुड़कर देखा। देवराज मेरा सबसे बेहतरीन हथियार था। मैंने ही देवराज के मन में ये बात डाली थी कि अवनी के पिता उसके दुश्मन हैं, ताकि वो उन्हें रास्ते से हटा दे। अवनी को अब सब समझ आ रहा था। उसके पिता की मौत, विहान का पागलपन और देवराज की नफरत, सब कुछ सुमित्रा की बिछाई हुई बिसात थी। अचानक टावर की छत से भारी लगी। सुमित्रा ने इशारा किया और आधा दर्जन नकाबपोश कमांडो खिड़कियों के कांच तोड़कर अंदर घुस आए। वे देवराज या विहान के आदमी नहीं थे, वे सुमित्रा की अपनी निजी ब्लैक फोर्स थी। आज रात ये खेल खत्म होगा। सुमित्रा ने एक सिगार जलाया। देवराज, तुमने अवनी से प्यार करके अपनी उपयोगिता खो दी है। और विहान, तुम बहुत कुछ जान चुके हो। तभी देवराज ने अवनी को अपने पीछे खींच लिया। अवनी, खिड़की की तरफ भागो। कहाँ जाओगे देवराज? सुमित्रा ने हाथ उठाया। कमांडो ने अपनी लेजर गन देवराज की छाती पर सेट कर दी। लेकिन देवराज ने एक ऐसी चाल चली जो सुमित्रा ने नहीं सोची थी। उसने अपने कोट के बटन में छिपा एक सिग्नल जैमर ऑन कर दिया। पूरे टावर का सिस्टम रिबूट होने लगा। अंधेरा होते ही देवराज ने अवनी को अंधेरे में खींचा। अवनी, टावर के दक्षिण कोने में एक पैराशूट बैग है, वहां पहुंचो, देवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। और तुम? अवनी ने उसका हाथ थाम लिया। मैं अपनी मल्लिका के लिए इस डैन दें को नरक बना दूंगा। देवराज की आंखों में वही पुराना खूंखारपन लौट आया था। अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। देवराज एक एक करके सुमित्रा के कमांडो को खत्म कर रहा था। विहान, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसे सुमित्रा ने खुद अपनी छोटी पिस्तौल से गोली मार दी। कमजोरों के लिए मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। अवनी पैराशूट बैग के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो देवराज को छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने देखा कि सुमित्रा ने देवराज के पीछे से निशाना साधा है। नहीं, अवनी चिल्लाई और उसने पास पड़ा एक भारी पीतल का शोपीस सुमित्रा की ओर दे मारा। निशाना चूक गया, लेकिन सुमित्रा का ध्यान भटक गया। देवराज ने मौके का फायदा उठाकर सुमित्रा के हाथ से बंदूक छीन ली। अब मां और बेटी आमने सामने थीं। तुम मुझे मारोगे देवराज? सुमित्रा मुस्कुराई। अवनी के सामने तुम कातिल कहलाओगे। देवराज ने बंदूक नीचे कर दी और अवनी की ओर देखा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन पुलिस और इंटरपोल यहां पहुंच चुके हैं। तुम्हारे उस गुप्त साम्राज्य के सारे दस्तावेज मैंने अभी अभी दुनिया को लीक कर दिए हैं। टावर के बाहर पुलिस के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। सुमित्रा का चेहरा पहली बार डर से सफेद पड़ गया। उसका बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। जब सुबह की पहली किरण खन्ना टावर पर पड़ी, सुमित्रा बेड़ियों में जकड़ी जा चुकी थी। विहान की लाश को ले जाया जा चुका था। अवनी टावर की रेलिंग पर खड़ी शहर को देख रही थी। देवराज उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। वो लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। अब सब खत्म हो गया अवनी, उसने धीरे से कहा।
अवनी मुड़ी। उसकी आंखों में अब न नफरत थी न बदला। नहीं देवराज, अब सब शुरू हुआ है। लेकिन इस बार उसने देवराज का हाथ अपने दिल पर रखा। इस बार कोई मालिक नहीं होगा और कोई गुलाम नहीं, सिर्फ दो टूटे हुए लोग होंगे जो मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। देवराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। खन्ना टावर अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी नींव अब धोखे पर नहीं बल्कि एक खूनी सच और अटूट वफादारी पर टिकी थी। सुमित्रा की गिरफ्तारी के बाद लगा था कि तूफान थम गया है, लेकिन खन्ना टावर की नींव में अब भी एक ऐसा राज दफन था जिसने अवनी और देवराज की जिंदगी में सस्पेंस का आखिरी और सबसे खतरनाक अध्याय लिख दिया। सुमित्रा को ले जाने के बाद देवराज और अवनी पेंट हाउस के उसी मास्टर बेडरूम में थे। कमरे की खामोशी बाहर के तूफान से ज्यादा डरावनी थी। देवराज अपने जख्मों को साफ कर रहा था, तभी अवनी की नजर फर्श पर गिरे सुमित्रा के उस बटुए पर पड़ी जो अफरा तफरी में वहीं छूट गया था। अवनी ने उसे खोला। उसमें एक पुरानी धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो देखते ही अवनी के हाथ कांपने लगे। फोटो में दो छोटे जुड़वा बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उनके पीछे वही हवेली थी जहां अवनी का बचपन बीता था। फोटो के पीछे लिखा था, अंश और अवनी माइनस बिछड़े हुए एक ही सिक्के के दो पहलू। अवनी की चीख निकल गई। देवराज, ये देखो। देवराज ने फोटो देखी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह चुपचाप अपनी शराब का घूंट भरता रहा। उसकी ये खामोशी अवनी को अंदर तक डरा रही थी। देवराज, तुम चुप क्यों हो? क्या सुमित्रा माँ सही कह रही थी? क्या हम भाई बहन हैं? अवनी की आवाज फटने लगी थी। देवराज उठा और धीरे धीरे अवनी की ओर बढ़ा। उसने अवनी के चेहरे को अपने मजबूत हाथों में लिया। अवनी, सुमित्रा ने तुमसे सच कहा था कि हम एक ही खून के हैं, लेकिन उसने पूरा सच नहीं बताया। देवराज ने कमरे की एक गुप्त दराज खोली और एक डीएनए रिपोर्ट अवनी के सामने फेंक दी। सुमित्रा तुम्हारी माँ नहीं है अवनी। सुमित्रा मेरी सगी माँ है। लेकिन तुम उस औरत की बेटी हो जिसे सुमित्रा ने बरसों पहले मार दिया था ताकि वो तुम्हारे पिता की जायदाद हड़प सके। और वो बच्चा जो फोटो में मेरे साथ है वो तुम नहीं हो। वो मेरा जुड़वा भाई था जिसकी मौत बचपन में ही हो गई थी। अवनी सन्न रह गई। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम उस असली वारिस की बेटी हो जिसे दुनिया मृत समझती है। सुमित्रा ने तुम्हें पाला ताकि वो तुम्हारे जरिए तुम्हारे पिता की वसीयत तक पहुंच सके, और मुझे उसने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देवराज की आंखों में आंसू थे। अवनी, हम भाई बहन नहीं हैं, लेकिन हमारा रिश्ता खून के उन धब्बों से बना है जिन्हें सुमित्रा ने बहाया था। तभी कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सुमित्रा जेल की वैन के अंदर से हंस रही थी। उसने कैमरा की तरफ देखा और कहा, देवराज, क्या तुम्हें लगा कि मैंने इतनी आसानी से हार मान ली? उस बटुए में सिर्फ फोटो नहीं थी, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर था। अचानक पूरे पेंट हाउस में एक रेड लाइट जलने लगी। एक यांत्रिक आवाज गूंजी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेटेड। 60 सेकंड शेष। विहार को मारने और सुमित्रा को जेल भेजने के बाद ये सुमित्रा का आखिरी वार था, पेंट हाउस को बम से उड़ाना। भागो अवनी, देवराज चिल्लाया। वे गलियारे की ओर भागे, लेकिन कांच की दीवारें एक एक करके लॉक होने लगीं। वे फंस चुके थे। केवल 30 सेकंड बचे थे। देवराज ने अपनी पूरी ताकत से एक बुलेट प्रूफ कांच पर लात मारी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। देवराज, हम नहीं बचेंगे। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। कम से कम हम साथ तो हैं। देवराज ने अपनी जेब से एक मास्टर की निकाली जो उसने सुमित्रा के कमांडो से छीनी थी। उसने उसे दीवार के पैनल में घुसाया। एक गुप्त रास्ता खुला, एक लॉन्ड्री शूट जो सीधे नीचे की मंजिलों तक जाता था। कूदो अवनी, देवराज ने उसे धक्का दिया और खुद भी उसके पीछे कूद पड़ा। जैसे ही वे शूट के अंत में एक कचरे के बड़े बैग पर गिरे, ऊपर 60वीं मंजिल पर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा आसमान नारंगी रोशनी से भर गया। कांच के टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। धुएं और मलबे के बीच देवराज और अवनी एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले। खन्ना टावर का ऊपरी हिस्सा जल रहा था, लेकिन वे जिंदा थे। अवनी ने जलते हुए टावर की ओर देखा और फिर देवराज की ओर। सब कुछ राख हो गया देवराज। देवराज ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमा। राख से ही नया साम्राज्य जन्म लेता है अवनी। अब न कोई राज बचा है, न कोई दुश्मन, अब सिर्फ हम हैं। दूर पुलिस की गाड़ियां आ रही थीं, लेकिन वे दोनों अंधेरे की ओर बढ़ गए, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां अब कोई नकाब नहीं था। उस धमाके की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अवनी और देवराज की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने 5 साल बाद के सुकून को एक नए खतरे में बदल दिया। 5 साल बाद स्विट्जरलैंड की वादियों में एक बेहद निजी और सुरक्षित विला। अवनी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और रहस्यमयी लग रही थी। वो विला की बालकनी में खड़ी बर्फबारी देख रही थी। पिछले 5 सालों में उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी थी। दुनिया की नज़रों में देवराज और अवनी उस धमाके में मर चुके थे, लेकिन उनकी ताकत अब अंडरग्राउंड रहकर और भी बढ़ गई थी।
अचानक उनके 4 साल के बेटे आर्यन की खिलखिलाहट गूंजी। वो देवराज के साथ बगीचे में खेल रहा था। देवराज, जो कभी एक निर्दयी बिजनेसमैन था, अब एक समर्पित पिता और प्रेमी बन चुका था। लेकिन ये शांति एक भ्रम थी। उसी शाम अवनी के लैपटॉप पर एक वीडियो फाइल आई, बिना किसी नाम या पते के। अवनी ने उसे प्ले किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वीडियो में कोई और नहीं बल्कि विहान राजवंशी था। वो जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। वो एक अंधेरे कमरे में बैठा था और उसके पीछे दीवार पर अवनी, देवराज और उनके बेटे आर्यन की ताज़ा तस्वीरें लगी थीं। 5 साल, अवनी। 5 साल मैंने इस चेहरे और इस नफरत को पालने में बिताए हैं। विहान की बदली हुई आवाज गूंजी। तुमने सोचा था कि तुमने मुझे मार दिया? नहीं, सुमित्रा की उस गोली ने मुझे खत्म नहीं किया, बल्कि मुझे एक भूत बना दिया। वीडियो के अंत में विहान ने एक घड़ी दिखाई। घड़ी की टिक टिक के साथ वो बोला, तुम्हारे विला के चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा है वो अब मेरा है। देवराज ने जिन बॉडीगार्ड्स पर भरोसा किया है वे अब मेरे लिए काम करते हैं। अवनी चिल्लाई, देवराज, आर्यन को अंदर लाओ, अभी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विला की लाइटें चली गई। बैकअप जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में केवल विला के स्मार्ट लॉक के बंद होने की आवाजें आ रही थीं। क्लिक क्लिक क्लिक। वे अपने ही घर में कैद हो चुके थे। देवराज भागते हुए अंदर आया। उसके हाथ में वही पुरानी वफादार पिस्तौल थी। अवनी, आर्यन कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ बाहर था। अवनी की आवाज कांप गई। तभी विला के इंटरकॉम पर एक आवाज गूंजी। यह विहान नहीं था, ये एक औरत की आवाज थी, ठंडी और जानी पहचानी। पोते से मिलने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, है ना? अवनी और देवराज के होश उड़ गए। वह सुमित्रा थी। वो जेल से पैरोल पर नहीं बल्कि फरार होकर आई थी और उसने विहान के साथ हाथ मिला लिया था। इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी गई थीं। विला के बाहर दर्जनों साए नजर आ रहे थे। विहान और सुमित्रा ने मिलकर एक ऐसा डेथ ट्रैप बनाया था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। देवराज ने अवनी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में वही पुरानी आग फिर से जल उठी। अवनी, हमने एक बार दुनिया को जलाया था, आज हम इन भूतों को वापस कब्र में भेजेंगे। अवनी ने अलमारी से अपना छिपा हुआ हथियार निकाला, एक छोटा सा खंजर। आज कोई समझौता नहीं होगा देवराज, आज सिर्फ अंत होगा। तभी मुख्य दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। धुएं के बीच एक छोटा सा साया दौड़ता हुआ आया। वो आर्यन था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल था। मम्मा देखो, अंकल ने कहा था ये दबाने से घर की लाइट जल जाएगी। आर्यन ने मासूमियत से कहा। नहीं आर्यन, उसे मत दबाना, देवराज चिल्लाया। लेकिन आर्यन ने बटन दबा दिया। पूरे विला में लाइट नहीं जली, बल्कि विला के चारों ओर की जमीन से लैंडमाइंस के एक्टिव होने की आवाज आई। विहान ने विला के अंदर बम नहीं लगाए थे, उसने बाहर घेरा बनाया था ताकि देवराज और अवनी बाहर न भाग सकें। अब वे अपने ही घर में कैद थे। बाहर मौत का घेरा था और दुश्मन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सुमित्रा और विहान अब घर के बरामदे में खड़े थे। उनकी छाया खिड़की के शीशे पर साफ दिख रही थी। विला के बाहर बिछी लैंडमाइंस की टिक टिक और सामने खड़ी सुमित्रा और विहान की परछाइयों ने मौत का ऐसा जाल बुन दिया था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन विहान एक बात भूल गया था, देवराज खन्ना कभी भी हार मानने के लिए नहीं जाना जाता था। आर्यन के हाथ में रिमोट देखते ही देवराज ने बिजली की गति से झपट्टा मारा और उसे गोद में उठाकर अवनी की तरफ फेंका। अवनी, इसे बेसमेंट के सेफ रूम में ले जाओ। अभी? विहान ने बाहर से चिल्लाकर कहा। देवराज, भागने की कोशिश मत करना, एक भी गलत कदम और ये पूरा विला मलबे के ढेर में बदल जाएगा। सुमित्रा की आवाज आई। अवनी, अपनी माँ की बात मान ले, बाहर आ जा, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगी। अवनी ने आर्यन को सेफ रूम में बंद किया और वापस देवराज के पास आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक हिंसक चमक थी। उसने देवराज के कान में फुसफुसाते हुए कहा, विहान को लगता है कि लैंड माइन्स उसने बिछाई हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस विला का नक्शा और ड्रेनेज सिस्टम हमने खुद डिजाइन किया था। देवराज समझ गया। विला के नीचे एक पुरानी सुरंग थी जो सीधे पहाड़ी के दूसरी तरफ खुलती थी। लेकिन समस्या ये थी कि सुरंग का दरवाजा विला के बाहर वाले हिस्से में था जहां लैंडमाइंस बिछी थीं। हमें उन्हें अंदर बुलाना होगा, देवराज ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जानबूझकर खिड़की का कांच तोड़ा और चिल्लाया, ठीक है विहान, मैं हार मानता हूं, अंदर आओ और खुद देख लो, हम निहत्थे हैं। विहान और सुमित्रा अपनी जीत के नशे में चूर होकर धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे आधा दर्जन हथियारबंद लोग थे। जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंचे उन्होंने देखा कि देवराज और अवनी हाथ ऊपर किए खड़े हैं। आखिरकार विहान ने अपना बदला हुआ डरावना चेहरा रोशनी में दिखाया। आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साम्राज्य और तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा। तभी अवनी मुस्कुराई। विहान, तुमने रिमोट तो आर्यन को दे दिया, लेकिन मेन स्विच तो मेरे पैरों के नीचे है।
अवनी ने फर्श पर लगे एक गुप्त पेडल को दबाया। अचानक पूरे लिविंग रूम का फर्श 2 हिस्सों में बंट गया। ये कोई साधारण फर्श नहीं था, बल्कि एक ट्रैप डोर था। विहान के 3 आदमी सीधे नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरे। उसी पल देवराज ने अपनी छिपी हुई गन निकाली और विहान के हाथ पर गोली मारी। विहान के हाथ से रिमोट गिर गया। भागो अवनी, देवराज चिल्लाया। वे दोनों सुरंग के रास्ते की ओर भागे। पीछे से सुमित्रा चिल्ला रही थी, इन्हें मत छोड़ना, गोली मार दो। जैसे ही देवराज और अवनी सुरंग के अंदर घुसे, देवराज ने उस रिमोट का इस्तेमाल किया जो उसने विहान के हाथ से छीना था। विहान, तुमने कहा था कि ये घर मलबे में बदल जाएगा। तुमने सही कहा था। देवराज ने बटन दबाया, लेकिन धमाका बाहर नहीं, बल्कि विला के अंदर हुआ। देवराज ने सुरक्षा के लिए विला के भीतर ही गैस पाइपलाइंस को पहले से ही लीक कर दिया था। एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा विला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सुमित्रा और विहान की चीखें मलबे के नीचे दब गईं। पहाड़ी के दूसरी तरफ सुरंग के गुप्त द्वार से देवराज, अवनी और आर्यन बाहर निकले। पीछे उनका घर जल रहा था। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ और उसका अतीत दोनों उस आग में हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। देवराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कोई परछाई हमारा पीछा नहीं करेगी। अवनी ने आर्यन का हाथ पकड़ा और देवराज की ओर देखा। अब हम कहाँ जाएंगे? देवराज ने क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज उग रहा था। वहां जहां हमें कोई खन्ना या राजवंशी के नाम से नहीं जानता हो। आज से हम सिर्फ एक परिवार हैं। वे अंधेरे को पीछे छोड़कर एक नई सुबह की ओर बढ़ गए। अब न कोई बदला बचा था, न कोई राज, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। आपकी कहानी का अंत बहुत ही प्रभावशाली है, जहां बुराई का खात्मा होता है और एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखती है।